Pragati, and today we are going to understand the basic concept of macroeconomics. तो यार देखो, हम लोगों ने 11th में पूरा साल एक बुक पढ़ी, उस बुक का नाम क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन इस साल 12th में हम एक बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो डिफरेंस क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है माइक्रो, वर्ड से समझ आ रहा है स्मॉल। मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट, ओवरऑल, टोटल, ठीक है। तो जब हम वो बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो हम इनकम या कोई भी जनरल बात करते हैं तो हम हाउस लेवल, पर्सनल लेवल पे बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि हमने 11th में किया था। लेकिन अभी हम लोग जो बात करेंगे वो होगी मैक्रो लेवल की। मैक्रो का मतलब होता है टोटल इकोनॉमी एज अ होल। अभी हम पूरे इंडिया की बात करेंगे और उसमें इंडिया रिलेटेड वर्ल्ड से हमारा क्या रिलेशन होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। तो देखो, एक चैप्टर होता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं हमारी बुक में, उसको कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? बेसिक। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? पता लगाना। डिटर्मिनेशन इनकम, इनकम समझते हो। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? रोजगार, ठीक है। इनकम जो हमें मिलती है, हम सर्विसेज देते हैं, इन रिटर्न हमें इनकम मिलती है। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें हम पढ़ेंगे फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, वॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट, अनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट, हर टाइप की एज अ होल पढ़ेंगे। दो बंदों की बात नहीं करेंगे या एक बंदे की बात नहीं करेंगे, पूरे इंडिया की एज अ होल। हम इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हम एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, तो वो हम अलग से करेंगे। तो ये मैं बेसिक इंट्रो दे रही हूँ। फिर उसके बाद आएगा थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। हमने लास्ट वीडियो में नेशनल इनकम के इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड सीखे थे। अब नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होता है पूरे नेशन की इनकम। हमने जब 11th में पढ़ाई की थी तो हमने बात की थी इनकम एज अ पर्सन। किसकी? मेरी इनकम कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, मेरी डिमांड कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है, सप्लाई और प्राइस का क्या रिलेशन है, सप्लाई और डिमांड का क्या रिलेशन है। लेकिन इस बार हम बात करेंगे पूरे इंडिया की। पूरे इंडिया की इनकम की, वो होती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे। और इसके बढ़ने से क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसके कम होने से क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, वो हम सब पढ़ेंगे। उसके बाद ऑफ जनरल प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसिंग क्या होता है? अभी हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है। डिफ्लेशन तो अभी नहीं सुन रहे फिलहाल। जैसे यूएस डॉलर जो है वो 80 रुपीज हो गए, वो क्या हो रहा है? जनरल प्राइसिंग की बात हो रही है। हम सिर्फ प्राइसेस कौन सेट करता है? डिमांड। इतना तो हमने 11th में पढ़ा था ना कि डिमांड और सप्लाई जहां मिलते हैं वहां हमारा प्राइस डिसाइड होता है एक कमोडिटी का। अब हम टोटल पढ़ेंगे कि कैसे यूएस डॉलर हमारी करेंसी को अफेक्ट कर रहा है और कैसे इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन हो रहा है तो करेक्टिव मेजर्स कैसे ले सकते हैं और उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया उसके बाद क्या कर सकते हैं। और अगर वैसे हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, बाय चांस डिफ्लेशन होता है, तो स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या, हर चीज बैलेंस होनी चाहिए। प्राइस ज्यादा ऊपर जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा हमारे नोट की जो वैल्यू होती है, करेंसी की वैल्यू होती है, ज्यादा ऊपर जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, नीचे जाएगी तो भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मनी। मनी देखो, इवोल्यूशन हुआ है मनी का। मनी जैसा अभी हम मनी करेंसी देखते हैं, कॉइन्स में देखते हैं, नोट्स में देखते हैं। अभी डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था, न्यू करेंसी नोट्स आए। लेकिन मनी हमेशा से ऐसा नहीं था। मनी ने इवॉल्व किया है। पहले जैसे मेटल कॉइन्स होते थे, फिर पहले कमोडिटी मनी होता था, जैसे लोग अपनी काव बार्टर सिस्टम होता था, बहुत कुछ होता था। धीरे धीरे मनी इवॉल्व होता हुआ अभी भी मनी इवॉल्व हो रहा है। हम क्रिप्टो, ये सब कॉइन्स यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक मनी यूज कर रहे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल इन कैश नहीं यूज कर रहे हैं। मनी इवॉल्व होता आया है और होता रहेगा। तो इस चैप्टर में थ्योरी ऑफ मनी, उस चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग। तो हम मनी कैसे पूरे इंडिया में घूमता है, क्या कैसे मनी बनता कौन है, आरबीआई कौन है, नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स कौन है, हम वो पढ़ेंगे। और मनी चलता कैसे रहता है, मनी को कंट्रोल करने के कौन से मेजर्स होते हैं, मनी सप्लाई। अब तुम लोग देखो, जैसे लोग सोचते हैं ना इन्फ्लेशन हो रही है, या इकोनॉमी में जैसे अभी कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत लोग जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी ऑब्वियसली, वो लोग
लोग ये कह रहे थे कि सोसाइटी में, हमारी इंडियन सोसाइटी में पैसों की कमी हो रही है, पैसे नहीं है। तो वो लोग कह रहे थे गवर्नमेंट को कि आप नोट छापना, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी शुरू कर दो। उसके लिए वर्ड्स होते हैं, लेकिन मैं अभी इजी वर्ड्स यूज कर रही हूँ। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट शुरू कर दो। लेकिन देखो उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। वो हम ऐसे, इसमें ये नहीं है कि हम, हमारे पास मशीन है, गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास राइट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम, एक बजट होता है, हम बजट के हिसाब से चलते हैं। हम ऐसे अंधाधुंध मनी प्रिंट नहीं कर सकते, उससे भी लॉन्ग टर्म लॉस ही होता है, इकोनॉमी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उससे इन्फ्लेशन उल्टा कम नहीं होती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। ये एग्रीगेट डिमांड, इन्फ्लेशन वर्ड्स अभी तुम्हें बड़े लग रहे हैं, लेकिन अभी आगे आगे समझ आएंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इकोनॉमी के लिए ऐसे इजीली प्रिंट करना नोट्स एक बात नहीं होती, सोच सोच के करना पड़ता है कि अगर इकोनॉमी में पैसों की कमी हो रही है तो ऐसा नहीं है कि हम प्रिंट करना शुरू कर दें। फिर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जैसे फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब अकाउंट्स आएंगे। अब देखो इंडियन इकोनॉमी है, ऐसा तो नहीं है ना, हम इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट होता है बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज हम मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इन रिटर्न हम कैश देते हैं, उन्हें पेमेंट करते हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है, हम गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज में दोनों के नाम ले लो। सर्विसेज हो गया जैसे तुम्हारी आईपी सर्विसेज हो गई, बीओपीज हो गए, कॉल सेंटर सर्विसेज, जो इंडिया दूसरी कंट्रीज में प्रोवाइड करती है। तो वो क्या हो गया, हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं उनको, दूसरी अब्रॉड एनी इंटरनेशनल कंट्री जो इंडिया नहीं है, हम उनको प्रोवाइड करते हैं और इन रिटर्न वो हमें मनी देते हैं या पेमेंट करते हैं। तो वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। अभी हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज पढ़ेंगे, फॉरेन करेंसीज पढ़ेंगे। उसमें हम ये सीखेंगे, ये तो बहुत बेसिक है ना। देखो जब हम घर पे खर्चा करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं ना, हमारी इनकम ज्यादा होनी चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए। उससे क्या रहेगा, हम थोड़ी प्रॉफिट, अच्छी सिचुएशन में रहेंगे, सरप्लस में रहेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी यही चीज है। जो हमारे इजी शब्दों में समझाओ, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट मतलब हम देते हैं, पैसों की बात करो, एक्सपोर्ट आ रहे हैं हमारे पास, हम चीजें दे रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हमें पैसा, एक्सपोर्ट जब हम करते हैं चीजें तो हमें पैसा, सिर्फ पैसे की सोचना, पैसा इन रिटर्न मिलता है। जब हम इंपोर्ट करते हैं हमें पैसे देने पड़ते हैं। अब जैसे हम कंट्रीज देख लें, श्रीलंका, चाइना इज इन अ गुड सिचुएशन। क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा करे। तुम देखते हो हर चीज में तुम्हारी मेड इन चाइना, ओवरऑल द वर्ल्ड वो इतनी अच्छी एक्सपोर्टर है, इसलिए वो इतनी डेवलप्ड कंट्री, और इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हम क्यों कह रहे हैं इनकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, इंस्टेबिलिटी आ रही है, इकोनॉमी क्रैश हो रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सब वर्ड्स तुम सुनते होगे। क्यों सुन रहे हो, इनके जो एक्सपोर्ट्स है ना वो बहुत कम हो गए हैं। इम्पोर्ट्स होता है, हम बाहर से चीजें मंगवाते जा रहे, ऑन लोन, ऑन क्रेडिट मंगवा रहे हैं, वो इम्पोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं। तो जब इम्पोर्ट्स बढ़ जाते हैं ना, इम्पोर्ट्स होते हैं, तुम्हारा खर्चा तुम पे करते हो दूसरी कंट्रीज, वो बढ़ जाता है ना, तो तुम एक लॉस की सिचुएशन में हो जाते हो। क्यों हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश बिल्कुल डूब गई है, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, वो कंट्रीज अब स्टेबल नहीं है, इंस्टेबिलिटी आ गई है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है ना, हमें दूसरी कंट्रीज से लोन लेना पड़ता है, लोन लेते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हम सबको ये तो बेसिक बात बचपन से जानते हैं कि जितना हमारे पास है हमें उतना खर्च करना, उससे एक्चुअली कम खर्च करना चाहिए, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में हम वो बचा हुआ पैसा यूज कर सके जब हमें ज्यादा करना हो। लेकिन होता क्या है कि इन कंट्रीज के पास एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ये लोग ज्यादा करते हैं, इनका खर्चा ज्यादा है, खर्चा करने के लिए भी, कुछ लोन्स के इंटरेस्ट पे करने के लिए भी इन लोग के पास पैसे अभी नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए भी लोन ले रहे हैं। तो उससे क्या होता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो डेफिसिट हो जाता है। डेफिसिट और सरप्लस और बैलेंस, देखो डेफिसिट बीओपी होता है, बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस बीओपी होता है और बैलेंस बीओपी होता है। तो बीओपी जो होता है ना, बीओपी हमेशा बैलेंस्ड रहना चाहिए, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन उसको बैलेंस करना होता है ना, जो जैसे एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए, इंपोर्ट कम हो गए, लेकिन इंपोर्ट ज्यादा हो गए, एक्सपोर्ट हो गए, तो वो हम लोन से ठीक करते हैं, हम ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। ठीक है,
तो इसकी वजह से होगा क्या ना, हमें हमेशा हमारा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है, उसे बैलेंस रखना होता है। तो उसके लिए हम क्या मेजर्स लेंगे, हमें क्या कम करना चाहिए। और इसमें हम इकोनॉमिक्स में हमेशा याद रखना, जब भी गुड्स की बात करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज होता है। गुड्स सिर्फ मशीनरी, टीवी, फ्रिज, एसी, जो भी तुम्हारे गुड्स हैं, जो टैंजिबल चीज है। टैंजिबल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो टच कर सकते हैं, ठीक है। तो टैंजिबल चीजें जो होती हैं वो गुड्स होती हैं। और सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज इनटैंजिबल होती है, वो हम टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं। सर्विसेज कैसी हो गई, आफ्टर सेल सर्विसेज हो गई। आफ्टर सेल कैसे, तुमने एसी किया, फिर एसी मंगवाया, उसके बाद तुम सर्विसिंग के लिए उनको कॉल कर रहे हो। तुम्हारे क्या हुआ, तुमने स्विगी से कुछ ऑर्डर दिया, उसके बाद कुछ इश्यू आ गया, तुम्हारे पास गलत डिलीवरी हो गई या डिलीवरी नहीं हुई, तो तुम क्या करते हो, कस्टमर केयर सर्विसेज यूज करते हो ना, उन्हीं के ऐप में जाके, तो वो हो गई सर्विसेज। इकोनॉमिक्स में जब भी हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज इकट्ठी बात करेंगे, ये सब ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक चैप्टर के पार्ट्स में सब कुछ पढ़ेंगे, तो होपफुली तुम्हें समझ आया होगा। थैंक यू।